गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में पिछली कक्षा में नागरिकता के संबंध में पढ़े थे। ठीक है, नागरिकता के संबंध में बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, जैसे नागरिकता क्या होता है, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है और नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिकता की परिभाषाएं क्या है, इस विषय में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके दो भाग हैं। पहला भाग तो हो गया नागरिकता का पाना, यानी कोई भी व्यक्ति कैसे उसको नागरिकता मिलती है, और दूसरा भाग इसका है नागरिकता का खोना। नागरिकता जाति कैसे है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किन वजहों से, किन कारणों से व्यक्ति को नागरिकता से पृथक किया जा सकता है या नागरिकता उसकी छीनी जा सकती है। ठीक है, तो इस विषय में बहुत सारे बिंदु हैं, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मूल कारण है नागरिकता खोने के, जो मूल कारण है उसके विषय में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है लापरवाही। पहला क्या बताया गया है? लापरवाही। अब किस प्रकार की लापरवाही, व्यक्ति किस प्रकार की लापरवाही करेगा तो उसकी नागरिकता जाएगी। तो देख लीजिए कि एक अंगीकृत नागरिकता विशेष रूप से लापरवाही की वजह से अपनी नागरिकता खो सकता है यदि वह एक लंबे समय तक अंगीकृत राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में निवास करता है या विदेशी निर्वाचनों में भागीदारी करता है या विदेशी फौज में भर्ती होता है, तो वह अपनी नागरिकता खो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति अंगीकृत यानी कि किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है, उसको नागरिकता अन्य देश की मिलती है, लेकिन वह दूसरे देश में जाकर के निर्वाचन में भाग लेता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है या दूसरे देश की सेना में भर्ती होता है, इस जो है तो अवस्था में इस कारण व्यक्ति की नागरिकता खोने का खतरा रहता है। ठीक है, दूसरा है निरस्तीकरण, यानी निरस्त हो जाती है नागरिकता। किस आधार पर निरस्त हो जाती है? तो राज्य की अंगीकृत नागरिकता निरस्त हो सकती है। यह तब होता है जब राज्य को यह पता होता है कि वह व्यक्ति अपने मूल राज्य की नागरिकता का वास्तविक परित्याग नहीं किया है या उसने अंगीकृत राज्य के प्रति ईमानदारी से निष्ठा नहीं रखी है। यानी कि निरस्त दो कारणों से होती है। जो मुख्य दो कारण है वह समझ लीजिए। तो पहला कि वह जिस अंगीकृत का मतलब कि कोई व्यक्ति पहले से किसी राज्य का नागरिक, किसी देश का नागरिक है, लेकिन वह उस देश की नागरिकता खत्म करके किसी अन्य देश की नागरिकता को अंगीकृत करता है। ठीक है ना, उसको अन्य देश की नागरिकता लेता है। ठीक है, तो पहले तो उसको अपने देश की नागरिकता भंग करनी पड़ेगी। तो अगर नहीं भंग किया है और दूसरे देश की ले भी लिया है नागरिकता, तो उस अवस्था में वह अपनी नागरिकता उसकी निरस्त हो सकती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है बेईमानी, देश के साथ गद्दारी। अगर कोई भी व्यक्ति देश के साथ निष्ठा नहीं रखता है, देशद्रोह करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, तो उसकी भी नागरिकता भंग की जा सकती है। ठीक है, सॉरी। अगला है परित्याग के द्वार। परित्याग यानी नागरिकता का परित्याग कर देना। कैसे? एक राज्य का नागरिक जब दूसरे राज्य की नागरिकता अंगीकरण के माध्यम से या अन्य तरीकों से प्राप्त करता है तो वह अपने मूल राज्य की नागरिकता का परित्याग कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तो पहले राज्य की नागरिकता को क्या करना चाहिए? उसको परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, अब आगे बात आती है एक आदर्श नागरिकता के गुण, यानी आदर्श नागरिकता के क्या क्या गुण हैं, इस विषय में अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला गुण क्या है? नागरिकता के गुण। ठीक है, बहुत सारे गुण बताए गए हैं यहाँ। तो पहला गुण क्या बताया गया है नागरिकता के? पहला गुण तो बताया गया है राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना। समझते भी जाएंगे, राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना। राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना से तात्पर्य है कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। ठीक है ना, राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, राष्ट्रीय भावना कहलाती है। और सामाजिक भावना, व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, तो एक सामाजिक सद्भाव के साथ रहे, ऐसी भावना होनी चाहिए व्यक्ति की
यही नागरिकता के गुण हैं। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए त्याग की भावना, यानी कि क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की भावना। अब इस पॉइंट से क्या अर्थ निकल रहा है? इस पॉइंट से अर्थ निकल रहा है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत सोच से हट करके राष्ट्र और राष्ट्र की भावना वाले विचारधारा रखनी चाहिए, तभी जाके वह एक सफल नागरिक और एक नागरिक के जो कर्तव्य है, नागरिक का जो धर्म है, उस धर्म का पालन करते हुए उसको व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है ना। यह व्यक्तिगत सोच से उठ करके, यानी निजी स्वार्थ को त्याग करके, निजी स्वार्थ का परित्याग करके और राष्ट्र हित, देश हित और व्यापक पैमाने में जो तो सामाजिक कार्य और राष्ट्रीय कार्य में उसको सहयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है कर्तव्य परायणता एवं सदाचार। कर्तव्य परायणता का क्या मतलब है? जो मौलिक कर्तव्य हैं, संवैधानिक जो कर्तव्य व्यक्ति को मिले हुए हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होता है। ठीक है ना। और यह मौलिक कर्तव्य है, ये इसको करना ही पड़ता है हर व्यक्ति को। तो उन कर्तव्यों का निर्वहन या उन कर्तव्यों का पालन जो उसको संवैधानिक अधिकारों से या संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उसका पालन करते रहना ही कर्तव्यों का पालन करना कहलाता है। ठीक है। फिर है उदार विचार एवं आत्मनियंत्रण। उदार विचार का मतलब यह है कि व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रत्येक नागरिक का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि अगर उसके पास कोई, उसके सामने वाला या जिस सोसाइटी, जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है, अगर वहाँ कोई दिक्कत है और उस व्यक्ति से उस दिक्कत का हल है उस व्यक्ति के पास, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि उदारता का विचारधारा, उदार भावना रखनी चाहिए और अन्य लोगों के हित में भी कार्य करने चाहिए। ठीक है। फिर अगला है मानव समानता एवं भाईचारे की भावना। मानव समानता यानी जितने भी मनुष्य हैं उनमें समानता की भावना रखनी चाहिए और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि अगर भाईचारे की भावना व्यक्ति नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर फिर समानता की भावना नहीं आ पाएगी। अतः समानता की भावना के लिए भाईचारे की भावना परम आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। फिर विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, जैसा हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की खुशहाली की कामना करनी चाहिए और सभी के लिए जो है तो एक समानता और ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए कि सामने वाले को कभी यह एहसास ना हो कि व्यक्ति स्वार्थी है, यानी निस्वार्थ भाव से देश प्रेम करते रहना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक अधिकारों, विशेषकर मताधिकार का उचित प्रयोग। अब व्यक्ति को अधिकार, बहुत सारे अधिकार मिले हैं, उसमें से एक अधिकार है राजनीतिक अधिकार। अब राजनीतिक अधिकार में विशेष अधिकार कौन सा है? मताधिकार, यानी कि वोट देना, चुनाव करना। ठीक है। तो वोटिंग का जो अधिकार है, मताधिकार है, उसका भी प्रयोग एक नागरिक करता है। वह नागरिक का परम कर्तव्य और धर्म है कि वह मताधिकार में, इलेक्शन में, चुनाव में वह हिस्सा ले, भाग ले। ठीक है। तो यह नागरिकता के वो है। अब इसमें कुछ बाधाएं भी हैं, नागरिकता के सामने कुछ बाधाएं हैं, इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि नागरिकता के लिए क्या क्या बाधाएं हैं। तो स्वार्थ पहली भावना है, स्वार्थ। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है और परमार्थ व्यक्ति को महान बनाता है। तो स्वार्थ की भावना नागरिकता के सामने एक बाधा का काम करती है। दूसरा है पक्षपात एवं कुर्बापरस्ती। पक्षपात एवं कुर्बापरस्ती यानी पक्षपात करना और कुर्बापरस्ती करना यानी एक सामुदायिक भावना रखना, सांप्रदायिक भावना रखना, यह एक पक्षपात की भावना होती है। दूसरा उदासीनता, यानी कि उदासीन होना, यानी कि आशावादी ना होकर के उदासीन होना, यह भी एक जो है तो नागरिकता के लिए बाधक तत्व है। फिर अगला है आलस्य। आलस्य भी जो है तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला है निरक्षरता एवं दरिद्रता, यानी कि
निरक्षरता और दरिद्रता यानी कि एजुकेशन शिक्षा और गरीबी, यह दोनों बहुत बड़े बाधक तत्व हैं किसी भी देश के नागरिकों के लिए, देश की नागरिकता के लिए और देश के विकास के लिए। अगला ऊंच नीच व छुआछूत की भावना। हम आप देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी जो है तो ऊंच नीच और छुआछूत की भावना है, जो कि बहुत ही गलत बात है। व्यक्ति के अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। जिस तरह से प्रकृति के जो संसाधन हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, वह मनुष्य को समान रूप से प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर सूर्य रोशनी है दे रहा है तो सभी के लिए, पृथ्वी समस्त पृथ्वी मानव जाति के लिए है, तो मनुष्य ऊंच नीच की भावना क्यों रखता है? यह कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बाधक तत्व है। अगला क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद। जैसा कि पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रवाद भी एक घातक तत्व है। क्षेत्रवाद व्यक्ति को लिमिटेड करता है, एक दायरे में बांध के रखता है। क्षेत्रवाद वाली विचारधारा सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए होती है, पूरे विश्व, पूरे समाज के लिए नहीं होती है। अगला सांप्रदायिकता यानी संप्रदायवाद, सबसे बड़ा दुश्मन है देश का। फिर अगला है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद भी नागरिकता के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। अब मैं आपको बता दूं कि उग्र राष्ट्रवाद होता क्या है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना है, लेकिन हम किस तोड़ फोड़ करके हम आक्रामकता के साथ राष्ट्रवादी बने, यह कहीं पर शोभा नहीं देता। इसको उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। हम किसी को पीट करके जबरन जो हो तो राष्ट्रवादी बनाए, यह भी शोभा नहीं देता, यह भी उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अहिंसात्मक तरीके से राष्ट्रवाद किया जाए, यह आवश्यक है। और नागरिकता में जो बाधक है वह उग्र राष्ट्रवाद एक बाधक एलिमेंट तत्व बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कल अपन देखेंगे नागरिक समाज। ठीक है, नागरिकता तो देख लिया, और नागरिक समाज कल से शुरुआत इसकी करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो महाविद्यालय में आकर कांटेक्ट करें। थैंक यू।